मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसपी शर्मा त्रिवेद आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल का गहन विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सत्र। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। जो हमारा पहला आर्टिकल है वह सिंधु जल संधि विवाद है। आपको पता होगा कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम हमला होता है उसके बाद भारत ने संधि को निलंबित कर दिया था। तो जो सबसे पहले इस आर्टिकल की शुरुआत होती है वो एक कोट से होती है कि जो नदियां हैं वह गुरुत्व का पालन करती हैं, झंडों का नहीं। यानी कि जो नदियों का जल है वह गुरुत्व के सहारे ही बहता है, किसी राष्ट्र विशेष का उस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यह इस बात को रेखांकित किया जाता है कि जल है वो स्वाभाविक रूप से सीमाओं से परे है, लेकिन जो भू राजनीति है वो उसको बांधने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। तो ताज़ा घटनाक्रम क्या हुआ है इसमें? तो देखिए, जो हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने एक निर्णय दिया है इसके लिए कि भारत के द्वारा जो संधि निलंबित की गई है वो अस्वीकार्य है और भारत के द्वारा एक तरफा ऐसा किया गया है। लेकिन भारत ने प्रतिक्रिया में ये कहा है कि जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा निलंबन को अस्वीकार किया गया है उसे हम अस्वीकार करते हैं, अवैध और अप्रासंगिक मानते हैं। भारत का कहना है कि जब तक जो पाकिस्तान है वो सीमा पार आतंकवाद को नहीं छोड़ता है तो संधि निलंबित रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु जल संधि है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये संधि संपन्न हुई थी। जो भारत है उसको पूर्वी नदियों जैसे सतलज, व्यास और रावी इन पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं जो पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब उन पर भारत को सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है और इन पर पाकिस्तान का पूर्ण अधिकार है। ये संधि राजनीतिक तनाव और युद्धों के बावजूद भी टिकाऊ रही है क्योंकि इसमें जल को राजनीति से अलग रखा गया था। अब बात करते हैं वर्तमान जो संकट है उसका मूल कारण क्या है। देखिए, भारत है उसका कहना है कि आतंकवाद को पानी से अलग नहीं किया जा सकता है। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद संधि को निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तान ने, जो भारत है उसने पाकिस्तान को जो जल का हिस्सा मिलता है उसको रोका नहीं है, बल्कि जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं जैसे कि जो जल आयोग है, लगातार जो मीटिंग होती हैं, इसके अलावा जल छोड़ने से पहले जो उनको सूचित किया जाता है ना, तो ये जो संस्थागत व्यवस्था थी उसको ठप कर दिया है। बात करते हैं प्रमुख मुद्दों की, यानी कानूनी बनाम रणनीतिक क्या है। अब इस पे पाकिस्तान का क्या रुख है। पाकिस्तान का कहना है कि जो संधि है उसका एक तरफा निलंबन है वह अवैध है और जो विवाद है उनका निपटारा है वो कानूनी तरीके से होना चाहिए। वहीं कोर्ट के निर्णय की बात करें तो उस कोर्ट ने कहा है कि जो एक तरफा निलंबन है वो असंवैधानिक है, अविधिक है। एक बार अगर अधिकारिता लागू हो गई तो बाद की घटनाओं से इसे अमान्य नहीं किया जा सकता। वहीं भारत का क्या तर्क है। भारत कहता है कि ये जो संधि है वो अब प्रसंग से विपरीत या विहीन नहीं है। जब तक पाकिस्तान है वह आतंकवाद की आड़ में हमला करता रहेगा तो संधि अपना नैतिक आधार खो देती है। भारत कहता है कि विश्वास के बिना है वो संधि नहीं चल सकती। तो अब भारत के पास क्या विकल्प और रणनीतियाँ बचती हैं। तो भारत पहला है जो आर्बिट्रेशन का निर्णय आया है उसका बहिष्कार जारी रखे और प्रक्रिया की जो वैधता है उसको चुनौती देता रहे। सेकंड है संधि से पूर्ण रूप से बाहर निकले। जो आर्टिकल 62 है वियना कन्वेंशन का, उसमें कहा गया है कि अगर जिस मामले में जो संधि की गई थी अगर वो फंडामेंटल उसका चेंज हो जाता है तो कोई भी देश उस संधि से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो ये एक जोखिम भरा कदम होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हो सकती है और कई संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं। थर्ड है कि जो कानूनी अधिकार हैं उनका पूर्ण उपयोग करें, यानी जो पूर्वी नदियां हैं उनका पूर्ण तरीके से उपयोग करें। साथ ही जो पश्चिमी नदियों पर स्वीकृत परियोजनाएं हैं उनका अधिकतम उपभोग भी करें। इसके अलावा जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, वो कंडीशनल हो जाए, सशर्त हो जाए। यदि पाकिस्तान आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई करेगा तभी वह संधि को रिस्टोर करेगा।
इसके अलावा जो तकनीकी वार्ता है उनको चालू रखे, पर जो राजनयिक प्रक्रिया है उसको स्थगित रख सकता है। तो भारत के पास ये विकल्प और रणनीतियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा जो अन्य जल विवाद हैं उनसे भी हम सबक ले सकते हैं, जैसे कि इथियोपिया का जो ग्रैंड रेनेसा डैम है उसको लेके मिस्र के द्वारा बल प्रयोग की धमकी लगातार दी जाती है, तो इस पे विवाद चलता है। इसके अलावा मेकांग नदी है वहाँ पे, तो थाईलैंड और वियतनाम है वो लगातार चीन की जो जल नीति है उसकी वो आलोचना करते हैं। तो उनमें जो सहयोग की भावना है, जिस तरीके से विवाद का समाधान किया गया है, भारत भी उनसे सीख सकता है। तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो भारत को होना चाहिए कि वो एक संतुलित रणनीति को अपनाए। पूर्व की जो नदियाँ उनका पूर्ण उपयोग करें और पश्चिम का अधिकतम वेद उपयोग करें। इसके अलावा जो नदियाँ हैं है ना, उन पे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करें। इसके अलावा पारदर्शिता, सटीकता और गति के साथ जो जल संरचना है उनका विस्तार करें, ताकि भविष्य में अगर इसका यूज करना पड़े तो वह जल दबाव के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के व्यवहारिक आतंकवाद विरोधी कार्य हैं उनको पुनर्संवाद के साथ में जोड़ सकता है। निष्कर्षात्मक दृष्टिकोण देखें तो देखिए, जो सिंधु जल संधि है, सिंधु जल प्रणाली है, वो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही एक जीवन रेखा है। न केवल भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए वे जल सोर्स है वो महत्वपूर्ण है। तो ये आवश्यक है कि जो जल सोर्स है वो न्याय, सहनशीलता और अधिकारों का प्रतीक बना रहे, विशेषकर भारत के लिए। भारत को ऐसी रणनीति अपनानी होगी जो शक्ति के साथ दूरदर्शिता को जोड़ती है। साथ ही ऐसी नीति शांति को कमज़ोर नहीं और न ही न्याय को वैकल्पिक मानती है। तो ये हमारा संधि जल संधि को लेके दृष्टिकोण, भारत ने क्या अपनाया है, किस प्रकार से चीज़ें की जानी चाहिए, क्या क्या भारत के पास विकल्प हो सकते हैं, ये आपके लिए मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद अगले आर्टिकल पे चलते हैं। तो ट्रंप की जो हाल ही में नई कर नीति आई है उसको लेके और उसका क्या वैश्विक प्रभाव हो सकता है। तो जो नई कर नीति है उसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो अमेरिका है वहाँ पे ट्रंप लगातार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक अभियान चलाया जा रहा है। तो उसके तहत कुछ जो आर्थिक नीतियाँ उन पे आक्रामक बदलाव किया जा रहा है। तो इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल है उसमें क्या क्या प्रस्ताव है? पहला है ऋण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। 2017 में वहाँ पे टैक्स कट एंड जॉब एक्ट लाया गया था, उसके तहत अनेक कर कटौती और छूटों दी गई थी, उसमें विस्तार करने का विकल्प देने का प्रयास है। इसके अलावा जो वेलफेयर योजनाएं चल रही हैं अभी उनमें कटौती करने का प्रस्ताव है, यानी जैसे स्वास्थ्य योजनाएं, खाद्य सब्सिडी, ग्रीन ऊर्जा प्रोत्साहन, इनको तो इनमें कटौती की जा रही है, जबकि कर प्रस्ताव है इनमें छूट दी जा रही है। अब देखिए, इससे क्या होगा? जो वेलफेयर योजनाएं अगर नहीं चलेंगी तो इससे जो गरीब या कमज़ोर वर्ग है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, जबकि दूसरी तरफ कर छूट देने से और कटौती करने से जो अमीर वर्ग है वो ज़्यादा अमीर होगा, यानी कि जो पैसे का जो केंद्रीकरण है वो लगातार बढ़ेगा। तो बात करते हैं इसके वित्तीय प्रभाव और अनुमान क्या क्या हो सकते हैं। तो इससे जो ऋण है, अमेरिका का जो ऋण है वो काफ़ी बढ़ सकता है। अगर सामाजिक और वर्गीय प्रभाव देखें तो निम्न जो आय वर्ग है उनके संसाधन घटेंगे, क्योंकि एक तरफ जो वेलफेयर योजना है उनमें कटौती की जा रही है, दूसरी तरफ ऋण है वो बढ़ेगा, तो उससे उसका बोझ बढ़ता जाएगा। उच्च आय वर्ग है उसको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है, विशेषकर कर कटौती और छूटों के कारण। हालांकि जो ओवर टाइम और टिप्स है उन पे 2028 तक कर कटौती की गई है, ताकि समावेशिता सुनिश्चित हो सके, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी नगण्य है। इसकी बात करते हैं ग्रीन अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। देखिए, जो ट्रंप है उनकी प्राथमिकता है वो मेनली पारंपरिक ऊर्जा सोर्स पे है, तो इसके कारण जो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स हैं उन पे जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्यापार और कर नीति में बदलाव। देखिए, हाल ही के वर्षों में जो अमेरिका है वो संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति है उसको बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत टैरिफ में वृद्धि करना, यानी कि जो आयात किया जा रहा है अमेरिका में उस पर काफ़ी टैरिफ में वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा जो रेमिटेंस है उस पर भी कर लगाया जा रहा है। जो आवर्जन नियंत्रण है उसको बढ़ाया जा रहा है। आपको पता होगा कि अमेरिका उसने ग्लोबल टैक्स डील थी उससे पीछे हट गया है।
इसके अलावा भारत और कनाडा जैसे देशों के द्वारा जो डिजिटल सेवा कर लगाया जाता है ना, उसको रोकने के लिए भी काफ़ी दबाव बनाया गया है। अब डिजिटल सेवा कर होता है क्या है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी जो हैं या जो आईटी कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो पूरे विश्व में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसके लिए प्रत्येक देश को वहाँ पे उनकी गतिविधियों के लिए पर्याप्त कर मिल सके, इसके लिए कुछ कर लगाया जाता है। तो उसी कर को हटाने के लिए या उसको रोकने के लिए अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, क्योंकि जो मेनली बड़ी कंपनियां हैं जो आईटी से जुड़ी हुई या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये मेनली यूएसए बेस्ड हैं। इसके अलावा यूएसए लगातार उन देशों पे अतिरिक्त आयकर लगाने का प्रस्ताव भी है जो अनुचित विदेशी कर लागू करते हैं। इन सब का लाभ अमेरिका की जो बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं उनको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं फेडरल रिजर्व और मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव होगा। देखिए, फेडरल रिजर्व है जैसे हमारा आरबीआई है उसी प्रकार से है, तो वह भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। देखिए, एक तरफ अगर टैरिफ वृद्धि की जाती है तो आयात महंगा हो जाएगा, इसके कारण जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ सकती है, विशेषकर अगर पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है और उस तेल की कीमतें बढ़ती हैं। यदि ब्याज दरों में कटौती रुकी तो उधारी की जो लागत है वो और बढ़ सकती है। तो ये हमारे 2 आर्टिकल थे जो आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो अन्य आर्टिकल हैं वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए, धन्यवाद आपका, थैंक यू।